हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु, आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एडवाइज़र। दोस्तों, टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, डायबिटीज़। जी हाँ, ब्लड शुगर, जो आजकल बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। अगर ये ग्लोबली देखा जाए तो 10 में से एक आदमी एडल्ट डायबिटीज़ का शिकार है। तो भाई साहब, क्या करें? करना कुछ नहीं है, बस कुछ सावधानियां हैं, प्रिकॉशंस हैं, लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने हैं और डाइट में भी, जिससे आप डायबिटीज़ कंट्रोल भी कर सकते हैं और रिवर्स भी अच्छी खासी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि डायबिटीज़ है क्या। दोस्तों, डायबिटीज़ वो क्रॉनिक कंडीशन या डिजीज़ है जहाँ पर बॉडी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है ब्लड में, और इंसुलिन का प्रोडक्शन या तो कम है या बिल्कुल नहीं है, और यदि है भी तो बॉडी उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहा। अब हम आते हैं कि डायबिटीज़ कितने प्रकार के हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के हैं: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। शुरू करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ से। दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जहाँ पर खुद का इम्यून सिस्टम खुद के सेल्स पर अटैक करने लगता है। जैसे यहाँ पर पैनक्रियास पर अटैक करने लगता है, जहाँ पर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, जिसके कारण बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन या तो कम होता है या ना के बराबर, जिसके कारण मरीज को जिंदगी भर इंसुलिन पर रहना पड़ता है। और ये खासकर बच्चों और यंग एडल्ट्स में ज़्यादा होता है। वैसे तो ये किसी एज में भी हो सकता है। एंड द नेक्स्ट इज टाइप 2 डायबिटीज़। फ्रेंड्स, it is a very common form of diabetes. Mostly people suffer from type 2 diabetes rather than type 1. इसमें जनरली जो बॉडी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। मतलब बॉडी के सेल्स जो मसल्स, फैट और लीवर में होते हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं या रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं इंसुलिन को, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगती है ब्लड में। दोस्तों, वैसे तो ये एल्डरली पीपल को ज़्यादा होती है, लेकिन आजकल यंग एडल्ट्स में भी देखा गया है। इसका मेन कॉज ओवरवेट या लाइफस्टाइल फैक्टर, फिजिकल इनएक्टिव या फिर फैमिली हिस्ट्री है। एंड द नेक्स्ट इज जेस्टेशनल डायबिटीज़। दोस्तों, ये डायबिटीज़ कुछ लेडीज़ में होती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंट का काम करते हैं और ब्लड शुगर स्पाइक करने लगता है। ये सब नॉर्मल हो जाता है डिलीवरी के बाद, लेकिन फिर भी मदर और चाइल्ड दोनों को टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा हमेशा रहता है लेटर इन लाइफ। दोस्तों, इन सब के अलावा एक और स्टेज होती है जिसके बारे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, और वो है प्री डायबिटिक स्टेज। फोक्स, प्री डायबिटिक स्टेज वो कंडीशन है या आप कहिए वो फेस है जहाँ पर आप ना तो टोटली डायबिटिक होते हैं और ना ही आप टोटली नॉर्मल होते हैं। शुगर बढ़ा तो होता है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा होता है कि आप डायबिटिक पेशेंट कहलाएं। इससे आप लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ला के रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा सा विस्तार में जाऊंगी ये बताने के लिए आपको कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है एंड व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटीज़। दोस्तों, जो भी हम कार्ब्स खाते हैं वो अल्टीमेटली शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले पेट में जाता है और पेट के बाद ब्लड में चला जाता है, फिर ब्लड से सेल्स में जाता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन ये ब्लड से सेल्स में जाता कैसे है? इंसुलिन के ज़रिए। दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियास सिक्रीट करता है।
जब हम ज़्यादा कार्ब्स लेने लगते हैं तो पैनक्रियास को ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ता है ताकि वो शुगर को सेल्स तक पहुंचा पाए। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप और ज़्यादा कार्ब्स लेना शुरू कर देते हैं तो सेल्स ये शुगर या ग्लूकोज इसको लेना बंद कर देता है, इनकार कर देता है या कहिए रेजिस्ट कर देता है। और इसी कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसमें इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन सेल्स उनको रेजिस्ट कर रहे हैं और इसी स्टेज को हम लोग प्री डायबिटिक स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा भी बढ़ा हुआ नहीं होता है और नॉर्मल भी नहीं होता है, बीच में होता है। लेकिन कुछ और लंबे समय के बाद पैनक्रियास भी गिव अप कर देते हैं। पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करना या तो बंद कर देते हैं या बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। मतलब बॉडी में इंसुलिन भी कम बन रहा है या नहीं बन रहा है और सेल्स भी इंसुलिन को रेजिस्ट कर रहे हैं और इसी कंडीशन को डायबिटीज़ कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक नॉर्मल आदमी का फास्टिंग शुगर कितना होना चाहिए, पीपी कितना होना चाहिए और प्री डायबिटिक का कितना होना चाहिए और डायबिटिक का कितना होना चाहिए। अब नॉर्मल आदमी का फास्टिंग शुगर, फास्टिंग का मतलब हुआ कि जैसे आपने रात को खाना खाया और सवेरे अब 10-12 घंटे के बाद आप उसको चेक कर रहे हैं, दैट इज़ फास्टिंग। तो एक नॉर्मल आदमी का फास्टिंग शुगर होता है 80 to 99 के बीच। और फिर पीपी, पीपी मतलब पोस्ट प्रैंडियल, मील लेने के 2 घंटे बाद आपको चेक करना है। तो एक नॉर्मल पर्सन का पीपी जो है वो 80 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर होना चाहिए। और प्री डायबिटिक लोगों का फास्टिंग शुगर 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है और इनका पीपी जो है वो 140 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। अब डायबिटिक लोगों का फास्टिंग शुगर 126 या उससे ज़्यादा होता है और इनका पीपी जो है वो 200 या उससे ऊपर। ये जो भी रेंज है ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन मतलब ADA उनके द्वारा ही बनाया गया है। एक समय में 200 फास्टिंग शुगर को नॉर्मल माना जाता था, फिर 180, फिर 140, 126, ऐसे करते करते अब जाके 100 और 99 को माना जाता है नॉर्मल। अब धीरे धीरे जो नंबर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं और IDA मतलब इंडियन डायबिटिक एसोसिएशन जो है वो अमेरिकन को ही मानता है। तो इस प्रकार वो चलता जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि एक बच्चे का शुगर लेवल और एक एडल्ट का शुगर लेवल इनमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये एज डिफरेंस और पेशेंट की कंडीशन में भी वेरी करता है। दोस्तों, आप जब भी अपना शुगर टेस्ट कराएं तो फास्टिंग और पीपी के अलावा कुछ और भी टेस्ट हैं जो आपको ज़रूर कराना चाहिए, जैसे HbA1c। ये आपको पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर बता देते हैं कि 3 महीने से आपका शुगर मैनेजमेंट कैसा है। इसके अलावा एक और टेस्ट है फास्टिंग इंसुलिन का, इसको भी आप ज़रूर कराएं। इससे ये पता चल जाएगा कि क्या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं। दोस्तों, अब हम आते हैं कॉमन सिम्टम्स पर कि डायबिटीज़ होने के बाद बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। सबसे पहले तो यू विल ऑलवेज फील हंग्री, आपको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सेल्स में सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज नहीं पहुंचता है, जिसके कारण बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है और इंसान हमेशा लो फील करता है और इसी कारण उसे भूख लगने लगती है, वो थोड़ी थोड़ी देर में खाना मांगता है। एंड द सेकेंड इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लड उसको सह नहीं पाता है और इसी कारण वो यूरिन के रास्ते शुगर को निकालने लगता है और इंसान को बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है और फिर बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है एंड द पर्सन फील्स थर्स्टी। फिर वो और पानी पीने लगता है जिससे उसको और यूरिन होता है। दोस्तों, ये देखा गया है कि कई घरों में पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो, लेकिन वो तो मीठा मांगते ही हैं और देने वाला भी उससे मीठा देता रहता है।
ये सोच के कि आज तो ब्लड शुगर नॉर्मल है, मगर ये नहीं सोचते हैं कि वो इंसान इंसुलिन पर है। और जब आप उनको मीठा देते हैं तो नेक्स्ट डे देखते हैं कि वो नॉर्मल रेंज में है, तो कहते हैं कि देखो सब कुछ ठीक है। मगर ये नहीं समझते हैं कि वो इंसान को कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। 5 से 6 बार वो रात को यूरिन पास करने के लिए उनको जाना पड़ा, जिसके कारण ब्लड शुगर सवेरे नॉर्मल हुई, लेकिन एक्चुअली वो नॉर्मल नहीं है। आप जब इंसुलिन पे हैं तो वो नॉर्मल कैसे हो सकती है? लेकिन फिर भी वो उनको मीठा देते रहते हैं, जो कि गलत है। हाँ, वंस इन अ ब्लू मून आप दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा देते रहना आलू, चावल एंड शुगरी थिंग्स, वो बिल्कुल गलत है। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेट लॉस। जब बॉडी को सेल से एनर्जी नहीं मिलती है तो वो मसल से और फैट से एनर्जी लेने की कोशिश करता है, जिसके कारण मसल एंड फैट लॉस होने लगता है। दोस्तों, ब्लर्ड विजन्स भी दिखने लगते हैं, पैरों में नमनेस होने लगता है, टिंगलिंग होती है। और एक मेजर पॉइंट है कि जिन लोगों को हाई डायबिटीज़ होती है उनके नेक पर डार्क पैचेस होने लगते हैं, और इसके साथ ही साथ बेली फैट भी बढ़ने लगता है। और यदि उनको कोई कट हो जाता है या कोई वूंड होता है तो वो बहुत स्लो हीलिंग होती है, जख्म जल्दी भरता नहीं है। दोस्तों, कई बार लोग पूछते हैं कि डायबिटिक पर्सन शुगर की जगह गुड़ खा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, गुड़ एक हेल्दी फॉर्म है, ये अनरिफाइंड है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, फाइबर है, आयरन है। ये एक बहुत ही अच्छा है बॉडी के लिए। और जो शुगर है वो रिफाइंड है और पूरी तरह से वो सुक्रोस है, वो सिर्फ मीठे के अलावा उसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि आदमी डायबिटिक इंसान गुड़ खा सकता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं। शुगर खाने से भी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है और गुड़ खाने से भी सेम वही ग्लूकोज बढ़ता है। दोस्तों, अब कुछ खाने पीने की बातें कर लें। सबसे पहले तो मैं एक मिथ को क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कहा जाता है कि डायबिटीज़ में आप कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको नहीं खाने चाहिए और कौन से फ्रूट खाने चाहिए। कहते हैं कि मैंगो, बनाना, चीकू और ग्रेप्स नहीं खाने चाहिए, और जो आप खा सकते हैं वो है एप्पल, गुआवा, अनार, पपाया, पियर्स, ऑरेंज, मौसम्मी। ये सब बिल्कुल गलत है। आप सारे मीठे फल खा सकते हैं, इंक्लूडिंग मैंगो, बनाना, चीकू एंड ग्रेप्स, क्योंकि फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है, फ्रक्टोज होता है, और फ्रक्टोज ब्लड में डिज़ोल्व नहीं हो पाता। इसी कारण बॉडी में शुगर स्पाइक नहीं करता है। क्या फ्रूट्स में ग्लूकोज नहीं होता है? होता है, लेकिन मेजरली इसमें फ्रक्टोज ही होता है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ नुस्खे बताना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो आप रूटीन में अगर यूज़ करोगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, आप 1 ग्लास पानी में 1 टेबलस्पून मेथी दाना ओवरनाइट सोक कर दीजिए और उसको मॉर्निंग में खाली पेट आप ले लो। मेथी को भी चबा के खा लो और उसके पानी को भी। एक्चुअली क्या है कि मेथी जो है उसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्लो करते हैं, जिससे शुगर स्पाइक नहीं करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव होती है, जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट इज़ एप्पल साइडर विनेगर। खाना खाने के बाद जो ब्लड शुगर बढ़ता है, मतलब पीपी, ये एप्पल साइडर विनेगर उसको कंट्रोल करता है, उसको कम करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है। अब एप्पल साइडर विनेगर एसिटिक एसिड है, इसे आप ज़्यादा ना यूज़ करके सिर्फ 1 टीस्पून अ ग्लास ऑफ वाटर में डाल के ट्वाइस अ डे बिफोर मील ले सकते हैं। आप रागी का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, फाइबर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इसको न्यूट्रिशनल पावर हाउस भी कहा गया है। इसका जीआई भी लो है और साथ में ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो भी करता है। आप स्पाइसेस में सिनेमन, ब्लैक पेपर, जिंजर और टर्मरिक का यूज़ करिए। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी है इसमें।
It also improves the insulin sensitivity, brings down the sugar level and enhances the metabolic rate. कार्ब्स और शुगर को कट डाउन करिए, प्रोटीन को लीजिए, नट्स एंड सीड्स खाइए जैसे सेसमी सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट, आमंड्स, ये सब आप खाइए। होल ग्रेन खाइए जैसे किनुआ, ब्राउन राइस, ओट्स वगैरह, इससे बहुत ही इम्प्रूवमेंट होता है। सूप्स पीजिए, स्प्राउट्स खाइए और एक्सरसाइज ज़रूर करिए। योगा में आप कर सकते हैं कपालभाति, आलोम विलोम और मंडोकासन। मंडोकासन इज़ मेनली फॉर डायबिटिक पीपल। और दोस्तों डाइट में करेला ज़रूर रखें। एज वी ऑल नो दैट करेला इज़ वेरी गुड फॉर पैनक्रियास। पम्पकिन एंड पम्पकिन सीड्स बोथ आर वेरी गुड। कद्दू और कद्दू के बीज दोनों ही खाएं। मखाना आप खा सकते हैं लेकिन मॉडरेशन में, क्योंकि इसमें भी कार्ब्स हैं। भिंडी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक कंपाउंड हैं और फ्लेवोनॉइड है। दोस्तों सैलड ज़रूर खाएं। वेज सैलड बिफोर लंच एंड अनियन सैलड, ओनली अनियन सैलड बिफोर डिनर, प्याज का सैलड। इसके अलावा आप अश्वगंधा के कैप्सूल ले सकते हैं। इससे आपको ताकत आएगी, स्ट्रेस रिड्यूस होगा और अच्छी नींद आएगी। इंसुलिन प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। 2 कैप्सूल्स बिफोर बेड टाइम विद ल्यूकवार्म मिल्क आप ले सकते हैं। कोशावेदा का AF43 600 mg के कैप्सूल्स आते हैं। ये अच्छी क्वालिटी के हैं, आप इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप मिलेट्स खाइए, वो भी पॉजिटिव मिलेट्स। न्यूट्रल मिलेट्स नहीं। न्यूट्रल मिलेट्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी और कॉर्न वगैरह, ये सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन तब भी तक जब आपको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आपको बीमारी है देन न्यूट्रल मिलेट्स वोंट वर्क। यू हैव टू स्विच टू द पॉजिटिव मिलेट्स जैसे लिटिल मिलेट्स, ब्राउन टॉप, कोडो, फॉक्सटेल एंड बार्नयार्ड मिलेट। जिन मिलेट्स में कार्ब्स से फाइबर का रेशियो लेस देन 10 होता है वो बीमारी को ठीक करता है। और ये देखा गया है कि पॉजिटिव मिलेट्स में कार्ब्स से फाइबर का रेशियो लेस देन 10 है, इसीलिए वो बीमारी को ठीक करता है। और न्यूट्रल मिलेट में ऐसा नहीं है। पॉजिटिव मिलेट्स बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, वेट मैनेजमेंट, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, न्यूरो प्रॉब्लम्स और ना जाने क्या क्या, यहाँ तक कि कैंसर तक को भी ठीक कर सकता है। मैंने इसको सबसे लास्ट में इसीलिए बताया है क्योंकि बहुत लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत मशक्क़त तो है ही। लेकिन अगर आप एफ़र्ट्स लें और इसको रिलीजियसली 3 to 6 मंथ्स तक खाएं तो डेफिनेटली आप डायबिटीज़ से आज़ाद हो सकते हैं। So friends, I end this chapter here. Please do like and subscribe to Ritu's Health and Care. Rest is okay. Goodbye. Sayonara.